हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर स्टैंडिंग प्लान स्टार्ट किए हुए थे, उसके अंदर हमने विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कवर अप किए थे। आज इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम जो रिमेनिंग रह गए हैं हमारे स्टैंडिंग प्लान्स वो कवर अप करेंगे, जिनमें इंक्लूड होता है हमारा पॉलिसीज़ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद पॉलिसीज़ के बाद हम डिस्कस आउट करेंगे प्रोसीजर्स। ठीक है, प्रोसीजर्स के बाद डिस्कस आउट करेंगे रूल्स के बाद स्ट्रैटेजीज़। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात आती है पॉलिसीज़ की। तो पॉलिसीज़ होती क्या हैं? पॉलिसीज़ वो प्लान्स होते हैं जो क्या डिफ़ाइन करते हैं, लिमिट्स को डिफ़ाइन करते हैं, within which the decision regarding the achievement of the objective of the organization can be taken। तो पॉलिसीज़ क्या हैं? पॉलिसीज़ वो प्लान्स हैं जो डिफ़ाइन करते हैं लिमिट्स, बाउंड्रीज़, दायरा, जिसके अंदर रहते हुए हमें क्या लेने हैं, डिसीजंस लेने हैं, ताकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने डिसाइड किए हुए हैं वो हम अचीव कर पाएँ। पॉलिसीज़ की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? जब हमारा जो बिज़नेस है उसकी जो डायमेंशंस हैं वो बढ़ती हैं। दैट मीन्स हम लेवल क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जनरल मैनेजर विश टू वर्क टू बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू देयर कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और जनरल मैनेजर हैं वो भी यही कामना करते हैं कि वो अपने हिसाब से बिज़नेस को, कंसेप्ट्स के हिसाब से, प्रिंसिपल्स के हिसाब से बिज़नेस को रन कर सके। इसलिए वो क्या करते हैं, पॉलिसीज़ फिक्स करते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा से बता दूं, पॉलिसीज़ क्या होती हैं। पॉलिसीज़ दायरा बताती हैं कि किस दायरे में रहते हुए हमें अपना काम करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन को काम करना है, ताकि वो जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको क्या कर पाए, अचीव कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहले है डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्क्रिशन लिमिट्स। जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या डिसाइड करती हैं, हमारी डिस्क्रिशन लिमिट्स। डिस्क्रिशन लिमिट्स का यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या मतलब है? ये दायरा निर्धारित कर देती हैं कि कितने दायरे में रहते हुए ही आपको अपना काम कंप्लीट करना है। जैसे एक पॉलिसी है कि जो कंपनी है वो सिर्फ कंपनी के अंदर जो मैनेजर है वो सिर्फ पर मंथ 10,000 रुपये का खर्चा ही कर सकता है। तो ये क्या है, पॉलिसी है, फिक्स कर दी गई है पहले से ही। ठीक है, तो जो मैनेजर है वो 10,000 से बाहर का खर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि ये पॉलिसी के क्या हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा। तो उसने पॉलिसी ने क्या कर दिया, उसकी लिमिट से उसका दायरा क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। जैसे अगर आपने भी शॉपिंग करने जाना है तो पहले पेरेंट्स बता देते हैं कि आपको कितने अमाउंट तक की शॉपिंग करनी है। दैट इज़ अ पॉलिसी। एक डिस्क्रिशनरी लिमिट क्या कर दी जाती है, फिक्स कर दी जाती है। Next comes the permanent solution to the same type of problems. In fact, policies क्या करती हैं, मैनेजर्स को गाइड करती हैं कि अगर बार बार कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको किस तरह से रिजॉल्व करना है। सपोज़ जैसे एक पॉलिसी कंपनी के अंदर फिक्स थी कि जो भी जैसे कोई पोस्ट खाली हुई उसको हम किस तरह से फिलअप करेंगे, प्रमोशन की हेल्प से। तो फर्दर फ्यूचर में सपोज़ फर्स्ट टाइम हमने ये पॉलिसी फिक्स कर दी कि अगर कोई भी पर्सन जॉब छोड़ के जाता है तो उससे जो नीचे वाला जो भी सब ऑर्डिनेट होगा हम उसको उस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या कर देंगे, प्रमोट कर देंगे। तो फ्यूचर में भी अगर एम्प्लॉयज़ छोड़ कर जाते हैं तो वो क्या कर दिए जाएंगे, प्रमोट कर दिए जाएंगे उस पर्टिकुलर लेवल पे। तो इस तरह से ये क्या करता है, परमानेंट सॉल्यूशन है कई तरह की प्रॉब्लम्स का। नेक्स्ट कम्स द जर्नल गाइडलाइंस। जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या हैं, एक तरह की गाइडलाइंस हैं मैनेजर्स के लिए। ठीक है, जो हेल्प करती हैं सबऑर्डिनेट्स को भी डिसीजंस वगैरह लेने के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी, पॉलिसीज़
लाइक रूल्स आर इनफ्लेक्सिबल बट पोजेसेस फ्लेक्सिबिलिटी, नो डाउट इनमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे आगे हम रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स और पॉलिसीज़ में डिफरेंस यही होता है कि जो रूल्स होते हैं वो बिल्कुल रिजिड होते हैं, हम ऐसा नहीं होता बार बार रूल्स बदल दिए जाएं, क्योंकि अगर बार बार बदले जाएंगे आपका विश्वास ही नहीं हो पाएगा। सपोज़ अगर आप कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज में ये एक पर्टिकुलर रूल था कि आपको 8:15 क्लासेस लगाने पहुंचना है, अगर ये रूल बदला जाए कभी 9 बजे कभी 10 बजे तो आपका एक विश्वास सा ही उठ जाएगा। नहीं, इसी वजह से रूल्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, ठीक है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। नो डाउट पॉलिसीज़ में भी फ्लेक्सिबिलिटी का जो लेवल होता है कम होता है, बट स्टिल इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बट पोजेसेस द फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, एज कम्पेयर्ड विद रूल्स इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर किसी भी तरह का चेंज हमारे लिए करना ज़रूरी हो जाता है तो हम पॉलिसीज़ में कर सकते हैं। हेल्पफुल इन गेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में पॉलिसीज़ क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। और पॉलिसीज़ आर इन रिटन फॉर्म, पॉलिसीज़ आर इनवेरिएबली रिटन फॉर्म में होती है, ऑरल भी हो सकती है, लेकिन जो रिटन पॉलिसीज़ होती हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल प्रूफ होती हैं सबऑर्डिनेट्स के लिए। स्टूडेंट्स, बुक के अंदर ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज़ का डिफरेंस दिया हुआ है, वो आप खुद स्टडी करेंगे। और अगर कुछ भी क्वेरी आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जितनी बार मर्जी अपनी क्वेरीज ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी विल बी कवरिंग टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़। हमारे पास ब्रॉडली 4 टाइप्स हैं जिसके अंदर पॉलिसीज़ को डिवाइड किया गया है। सबसे पहली है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉडनेस, on the basis of origin, on the basis of freedom, on the basis of clarity. Further इनकी सब डिवीज़न है। अब हम 1 by 1 करके क्या करेंगे, इन सभी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए ब्रॉडनेस की, ब्रॉडनेस के बेसिस पर हमारे पास 2 तरह की पॉलिसीज़ हैं। सबसे पहले आती है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी और दूसरी आती है फंक्शनल और डिपार्टमेंटल पॉलिसी। अगर बात की जाए ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी की, तो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ कौन सी पॉलिसीज़ होती हैं, ये वो पॉलिसीज़ होती हैं विच अप्लाई टू द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होती हैं। और इनको फॉर्मुलेट कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजर्स ही क्या डिसाइड करते हैं ये पॉलिसीज़ को, ठीक है, और ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई होती हैं। जैसे देखिए, अभी मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि पॉलिसी है कि अगर किसी भी तरह का वेकेंट होती है प्लेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो दैट विल बी फिल्ड अप थ्रू प्रमोशन ऑफ द सबऑर्डिनेट। जो भी सबऑर्डिनेट होगा, जूनियर होगा, उसको प्रमोट करके ये जो प्लेस थी उसको क्या कर दिया जाएगा, फिलअप कर दिया जाएगा। तो ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी है। वाई इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, बिकॉज इट इज़ अप्लाइड टू होल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर ही ये अप्लाई होती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सभी डिपार्टमेंट्स के ऊपर अप्लाई होगी एज अ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। और इस पॉलिसी को कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजर्स बनाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट कम्स दी फंक्शनल और डिपार्टमेंटल पॉलिसीज़। अगर बात की जाए फंक्शनल और डिपार्टमेंटल पॉलिसीज़ की, तो ये वो पॉलिसीज़ होती हैं विच आर फॉर्मुलेटेड फॉर द स्पेशल फंक्शंस ऑफ बिजनेस और डिपार्टमेंट। ये वो पॉलिसीज़ हैं जिनको बनाया किस लिए जाता है, किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी बिजनेस के पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा प्रोडक्शन पॉलिसी होती है, सेल्स पॉलिसी होती है, फाइनेंशियल पॉलिसी होती है, रिसर्च पॉलिसी होती है। क्लियर। अब बात करते हैं हम ऑरिजिन की। ऑरिजिन के बेसिस पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो बाइफर्केशन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या क्या है वो चीज़ें, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन वी आर प्रोवाइडेड विद 3 टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़। वो 3 टाइप्स कौन कौन सी है, फर्स्ट वन इज़ बेसिक पॉलिसी, second one is appealed policy, third one is imposed policies। अगर बात की जाए बेसिक पॉलिसी की, तो ये पॉलिसी कौन सी होती है, बेसिक पॉलिसीज़ होती हैं, these policies are laid down by the top level managers for guiding the functions of their subordinate। ये वो पॉलिसीज़ होती हैं
जिनको कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजर्स ही बनाते हैं, ताकि सब ऑर्डिनेट्स के फंक्शंस को गाइड किया जाए, ठीक है। दे आर मोस्टली इन रिटन फॉर्म एंड एडेड टू द पॉलिसी मैनुअल। ये हमेशा रिटन फॉर्म में होती है और जो पॉलिसी मैनुअल होता है उसके अंदर ये अटैच कर दी जाती है। ये कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजर्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि सब ऑर्डिनेट्स को गाइडेंस का काम प्रोवाइड किया जाए कि उनको किस तरीके से कोई काम करना है। नेक्स्ट कम्स दी अपील्ड पॉलिसीज। ये कौन सी पॉलिसीज होती हैं स्टूडेंट्स? दीज पॉलिसीज आर फ्रेम्ड ऑन द अपील्स made by the subordinate. When a thing is vague in the main policy, the superior managers laid down a separate policy as a way of clarification. देखिए, ये जो पॉलिसी होती है, सपोज मेन पॉलिसी थी, उसमें किसी भी तरह की वेगनेस थी, दैट मीन्स कुछ खालीपन था, हमें कुछ चाहिए था, एडिशन में होना चाहिए, तभी काम इजीली और स्मूथली हो पाता। तो उस वेगनेस को, उस रिक्त स्थान को, उस खाली स्थान को भरने के लिए हमने जो भी पॉलिसी बनाई, एक सेपरेट पॉलिसी बनाई ताकि क्लेरिफिकेशन हो सके। इस तरह की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो कौन सी पॉलिसीज़ कहलाती हैं? अपील्ड पॉलिसीज़। कौन सी पॉलिसीज़ स्टूडेंट्स? अपील्ड पॉलिसीज़। नेक्स्ट कम्स दी इम्पोज्ड पॉलिसीज़। अगर बात की जाए इम्पोज्ड पॉलिसीज़ की, तो ये कौन सी पॉलिसीज़ होती हैं? दीज पॉलिसीज़ आर फॉर्मुलेटेड under pressure from external forces like government, business associations, etc. Imposed, नाम से ही इसका मीनिंग क्लियर आउट होता है, दैट इज थोपी गई। इम्पोज्ड का मतलब क्या होता है? थोपना। तो ये पॉलिसी हम क्यों बनाते हैं? सपोज गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए और उसकी वजह से मैंडेटरी हो गया कि हम अपनी पॉलिसीज़ को क्या करें? बदलें। मतलब प्रेशर की वजह से हमने अपनी पॉलिसीज़ क्या की? फॉर्मुलेट की। और वो प्रेशर कहाँ से होगा? एक्सटर्नल फोर्सेस से, जैसे गवर्नमेंट से या कोई भी बिजनेस एसोसिएशन है, वहाँ से हमें क्या मिला? प्रेशर मिला, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रेशर वी आर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड दैट पॉलिसी इज नोन एज इम्पोज्ड पॉलिसीज। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 2 टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ डिस्कस की। First one was on the basis of broadness and second one was on the basis of origin. Broadness के बेसिस पर हमारे पास 2 तरह की पॉलिसीज़ हैं। कौन कौन सी? ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़, सेकेंड इज फंक्शनल और डिपार्टमेंटल पॉलिसीज़। अगर बात की जाए ऑरिजिन के बेसिस पर, तो हमारे पास 3 तरह की पॉलिसीज़ है। पहली है बेसिक पॉलिसीज़, दूसरी है अपील्ड पॉलिसीज़ एंड तीसरी है imposed policies. क्लियर हो गया? नेक्स्ट कम्स दी ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम के बेसिस पर स्टूडेंट्स हमारे पास 2 टाइप्स की पॉलिसीज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ जनरल पॉलिसीज़ एंड सेकेंड वन इज़ स्पेसिफिक पॉलिसीज़। अब बात की जाए जनरल पॉलिसीज़ की, तो जनरल पॉलिसीज़ कौन सी होती हैं? अंडर जनरल पॉलिसीज़ द सबऑर्डिनेट्स हैव कंपैरेटिवली more freedom to take decision. For example, under the sales policy of the organization, the goods can be sold on credit and this is a journal policy. देखिए, जर्नल पॉलिसी क्या होती है? इसके अंदर जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके पास कंपैरेटिवली ज़्यादा फ्रीडम होता है किसी भी काम को करने के लिए। जैसा देखिए कि अगर कंपनी की सेल्स पॉलिसी है कि कंपनी के जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो उधार पर भी सामान को बेच सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में जो भी सेल्स डिपार्टमेंट के सबऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, उसके अंदर वर्कर्स होंगे, तो उनके पास लायबिलिटी है कि वो किसी भी पर्सन को क्या कर सकते हैं? क्रेडिट के ऊपर, उधार के ऊपर सेल्स कर सकते हैं। तो ये क्या थी? एक जनरल पॉलिसी थी, ठीक है। सेकेंड वन इज स्पेसिफिक पॉलिसीज़। अब आपको यहाँ से स्टूडेंट्स क्लियर हो जाएगा कि स्पेसिफिक और जनरल पॉलिसी में क्या डिफ्रेंसिएशन है। तो देखिए, स्पेसिफिक पॉलिसी क्या होती है? इफ अंडर द पॉलिसी ऑफ सप्लाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट इट इज लेट डाउन दैट द डेबिट बैलेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर कस्टमर शुड नॉट बी मोर देन 50,000, देन इट विल बी अ स्पेसिफिक पॉलिसी। स्पेसिफिक पॉलिसी के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स कि जैसे उन्होंने बोला है
कि अगर आप गुड सप्लाई, सपोज ये तो था कि आप उधार पर सामान बेच सकते हैं, लेकिन अगर उधार के अंदर वो एक और कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि एक बंदे का बैलेंस 50,000 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी गई कि 50,000 से ज़्यादा का सामान एक बंदे को आप उधार पर नहीं बेच सकते, तो ये कौन सी पॉलिसी होगी? स्पेसिफिक पॉलिसी होगी। ठीक है, दिस विल लिमिट द फ्रीडम ऑफ, ये क्या करती है? फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करती है। जो स्पेसिफिक पॉलिसी होती है वो क्या होती है? फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करती है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी के बेसिस पर स्टूडेंट्स हमारे पास 3 टाइप्स की हैं पॉलिसीज़। फर्स्ट वन इज़ रिटन पॉलिसीज़, सेकेंड वन इज़ oral policies and third one is implied policy। तो वन बाय वन करके डिस्कस आउट करते हैं। अगर बात की जाए रिटन पॉलिसीज़ की, तो ये पॉलिसीज़ कौन सी होती है? दोज पॉलिसीज़ विच आर क्लेरिफाइड इन राइटिंग आर कॉल्ड रिटन पॉलिसीज़। जो राइटिंग में होती है स्टूडेंट्स और जिनकी क्लेरिफिकेशन, दैट मीन्स आप सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो रिटन फॉर्म में हैं, तो दैट पॉलिसी इज़ नोन एज रिटन पॉलिसी। ऑरल पॉलिसी कौन सी होती है? कि विच आर कन्वेड और एक्सप्लेन थ्रू द मीडियम ऑफ स्पोकन वर्ड्स। जो आप सपोज मैनेजर ने सबऑर्डिनेट्स को बोलकर बता दी कि हाँ भी ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है, कहीं पर रिटन में नहीं था बट बाय दी थ्रू द मीडियम ऑफ स्पोकन वर्ड्स उसने क्या कर दी, ये पॉलिसी बता दी, तो दैट इज़ नोन एज ओरल पॉलिसी। और इम्प्लाइड पॉलिसी, इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है? जो चीज़ रिटन में नहीं है बट आप अपने आप समझ लेते हैं कि हाँ ये चीज़ है, इम्प्लाइड है ये चीज़, ठीक है, दैट इज़ नोन एज इम्प्लाइड पॉलिसी। लेकिन अब अगर पॉलिसी की बात करें तो इम्प्लाइड पॉलिसीज़ कौन सी होंगी? दोज पॉलिसीज़ विच आर नीदर रिटन नॉर ओरल बट स्टिल आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड इम्प्लाइड पॉलिसीज़। ऐसी पॉलिसीज़ जो ना तो रिटन फॉर्म में है ना ही ओरल फॉर्म में है बट दे आर स्टिल प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या है? प्रेजेंट है। ऐसी पॉलिसीज़ कौन सी पॉलिसीज़ कहलाती हैं? इम्प्लाइड पॉलिसीज़। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया कि कोई भी मैक्सिमम एज नहीं है किसी भी जैसे एक ABC ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इन्होंने ना रिटन में कहीं पर भी नहीं बताया कि क्या मैक्सिमम एज होगी, बट अगर हमने सारा स्टाफ देखा वो यंगस्टर्स ही थे, तो यहाँ से एक तरह से इम्प्लाइड हो जाता है कि ये 35 से अबव पर्सनस को रिक्रूट नहीं करते। मतलब आप अपनी सेंसेस का यूज़ करके जब किसी चीज़ को एनालिसिस करके इंटरप्रेट करते हैं, दैट इज़ नोन एज इम्प्लाइड। और इम्प्लाइड पॉलिसीज़ भी ऐसी ही होती हैं। क्लियर हो गया? तो अभी हमने इस पेज के इस PPT पे 2 टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ पढ़ी फर्दर, फ्रीडम के बेसिस पर और क्लैरिटी के बेसिस पर। फ्रीडम के बेसिस पर स्टूडेंट्स हमारे पास 2 टाइप्स की पॉलिसी है, एक है जनरल पॉलिसी और एक है स्पेसिफिक पॉलिसी। और अगर क्लैरिटी के बेसिस पर पढ़े तो हमारे पास फर्दर कितनी टाइप्स की पॉलिसीज़ हैं? 3 टाइप्स की। कौन कौन सी 3 टाइप्स? रिटन पॉलिसी, ऑरल पॉलिसी एंड इम्प्लाइड पॉलिसी। क्लियर हो गया? फर्दर कुछ एक मेरिट्स और डीमेरिट्स थे, ठीक है, एक बार आप गो थ्रू करना, ठीक है, बुक के अंदर गिवन है जो भी पॉलिसीज़ के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स थे। और उसके बाद हम करेंगे प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स क्या होते हैं? प्रोसीजर्स वो प्लान्स हैं। प्रोसीजर चलो अभी मैं अगर जो भी बुकिश मीनिंग है उसको छोड़ के वैसे बात करूँ तो प्रोसीजर्स क्या होते हैं? जैसे आपको बताया जाता है कि को पर्टिकुलर चीज़ को काम करने का ये प्रोसीजर है। प्रोसीजर का मतलब क्या है? कि ये वो प्लान है जो एक तरह से हमें कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसकी सीक्वेंस बताता है कि क्या स्टेप्स आप फॉलो करेंगे उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। दैट इज़ नोन एज प्रोसीजर ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर टास्क। क्लियर? तो प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर्स आर दोज प्लान्स इन दैट दे इस्टेब्लिश अ सीक्वेंस फॉर हैंडलिंग फ्यूचर एक्टिविटीज़। कोई भी फ्यूचर में अगर आपने काम करना है तो उसका सीक्वेंस क्या रहेगा? क्या सीक्वेंशियल ऑर्डर आप फॉलो करेंगे उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए? दैट इज़ नोन एज प्रोसीजर। जैसे सपोज रिक्रूटमेंट है, हमने एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करना है?
रिक्रूट करना है तो हम क्या करेंगे, कुछ एक स्टेप्स फॉलो करेंगे। जैसे सबसे पहले न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग करवाएंगे, एडवर्टाइजिंग के बाद हमें एप्लीकेशंस रिसीव होंगी, फिर हम क्या करेंगे, रिटन टेस्ट होल्ड करेंगे, ठीक है, फिर उनका इंटरव्यू होगा, फिर स्क्रीनिंग होगी, फिर सिलेक्शन होगी। तो स्टूडेंट्स ये क्या था, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर था कि किसी भी एम्प्लॉय को जब हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या किया, रिक्रूट किया, तो हमने एक स्टेप्स फॉलो अप किए, और वो जो स्टेप्स फॉलो अप किए दैट इज नोन एज प्रोसीजर, ठीक है। नेक्स्ट कम्स दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसीजर्स। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहले है बेस्ड ऑन फैक्ट्स। जो प्रोसीजर्स होते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? फैक्ट्स रादर देन अजम्पशंस। अजम्पशंस के ऊपर नहीं होते बेस्ड, क्योंकि अजम्पशंस इज़ व्हाट दैट वी एज्यूम कि ये चीज़ हो सकती है। नहीं, हम किसी जो चीज़ हो सकती है और होने में बहुत फ़र्क होता है। जो चीज़ हो सकती है और उसके बेसिस पर हम कोई स्टेप्स फिक्स कर दें तो हमारा एंड रिज़ल्ट रॉन्ग हो सकता है। तो हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर ही हमारे प्रोसीजर्स क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स दी स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। प्रोसीजर शुड बी डिज़ाइंड इन सच अ वे दैट, वैसे तो नो डाउट कि जो प्रोसीजर होना चाहिए स्टेबल होना चाहिए, कि एक बार हमने स्टेप्स बता दिए उस किसी काम को करने के तो वो वही रहने चाहिए, बार बार चेंजेस आर नॉट गुड, ठीक है, वो सही नहीं है अगर आप बार बार किसी भी चेंजेस में, किसी भी चीज़ में चेंजेस लेकर आते हैं। स्टेबल होने चाहिए बट फ्लेक्सिबल टू, जहाँ पर नेसेसिटी है किसी भी चेंज को इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है, वो आप कर सको, बिकॉज आर इन्वायरमेंट इज़ डायनामिक। कई बार बहुत ज़्यादा मैंडेटरी चेंजेस और हो जाते हैं जो हमें फॉलो करने बड़े ज़रूरी होते हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि आपका प्रोसीजर कि आप इजीली उन स्टेप्स को ऐड ऑन कर सको। नेक्स्ट कम्स द पीरियोडिक रिव्यू एंड रिन्यूअल। प्रोसीजर शुड बी लाइक दैट कि आप इजीली क्या कर सको, अपने जो भी पीरियोडिकली अपने प्रोसीजर्स को रिव्यू करते जाओ, ठीक है, सो दैट कि अगर कुछ भी रिक्वायर्ड चेंजेस हैं उनको आप कर सको। गिव स्टेप्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, और जो सीक्वेंस होनी चाहिए वो भी लॉजिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस का ही, ठीक है, उसी को लेकर चलते हैं हम। जैसे सिलेक्शन पहले कर लिया, एडवर्टाइजिंग बाद में की, रिसीविंग एप्लीकेशंस बाद में, तो ये गलत होगा ना। एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। देखो, पहले हम एडवर्टाइजिंग देंगे, लोग वो इश्तिहार पढ़ेंगे, उसके बेसिस पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या करेंगे, एप्लीकेशंस भेजेंगे। फिर हम एप्लीकेशंस के बेसिस पर क्या करेंगे, रिटन टेस्ट होल्ड करेंगे कि कितनी एप्लीकेशंस आई उसके बेसिस पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनका पर्सनल इंटरव्यू लेंगे, उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। तो आप देखिए ये सारे स्टेप्स एक लॉजिकल सीक्वेंस में थे। अगर मैं ये सीक्वेंस हिला दूं तो मेरे को एंड रिजल्ट तो सही नहीं मिल पाएगा ना। मैं बेस्ट पर्सन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से तो मैं कभी भी रिक्रूट नहीं कर पाऊंगी। तो बेस्ट रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए हमें जो प्रोसीजर्स हैं उसके जो स्टेप्स हैं वो लॉजिकल ऑर्डर में लगाने चाहिए। क्लियर हो गया? लास्ट इज टू फिक्स दी अकाउंटेबिलिटी। प्रोसीजर्स ऐसे होने चाहिए, इट शुड बी डिटर्मिन्ड इन अ मैनर टू फिक्स दी अकाउंटेबिलिटी फॉर फेलियर। तो फिक्स मतलब कि सपोज प्रोसीजर्स के बाद अगर प्रोसीजर फॉलो अप नहीं होता तो आपको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, ठीक है। जितने भी डिफरेंट पर्सन्स अटैच्ड थे उस पर्टिकुलर प्रोसीजर वाले प्रोसेस के साथ, ठीक है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सको कि वो पर्टिकुलर चीज़ क्यों नहीं हो पाई। इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ की होगी जिसकी वजह से आप वो सेट रिज़ल्ट ऑब्टेन नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट्स कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स हमारे प्रोसीजर की। फटाफट से रिकॉल करते हैं। प्रोसीजर्स इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, स्टेबल होने चाहिए बट फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, टाइम टू टाइम आप रिव्यू करते रहें, एक लॉजिकल ऑर्डर में भी होनी चाहिए, और प्रोसीजर शुड डिटर्मिन्ड इन अ मैनर टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी फॉर फेलियर in respect of different persons working at different steps prescribed for a particular work performance. That means
जो भी प्रोसीजर्स के स्टेप हैं आप वहाँ पर प्रॉपर एक जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी आपको स्टार्टिंग में ही फिक्स करनी पड़ेगी, सो दैट प्रोसीजर्स के अंदर अगर किसी भी स्टेप पर फेलियर होता है तो आप पता लगा पाएँ कि कौन सा पर्सन उस काम के उस नाकामयाबी के पीछे अकाउंटेबल है। क्लियर हो गया? नाउ कम्स द रूल्स। अब जो नेक्स्ट जो टाइप्स है प्लान्स की वो है रूल्स की। रूल्स क्या होते हैं? रूल्स आर दोज रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है? जिसका दायरा बहुत कम होता है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते इजीली। ठीक है, तो रूल्स आर दोज रिजिड एंड डेफिनाइट प्लान्स विच टेल्स अस व्हाट इज टू बी डन एंड नॉट टू बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो रिजिड रूल्स क्या है? रिजिड होते हैं, इनको हम डेफिनाइट प्लान्स भी बोलते हैं, जो ये हमें बताते हैं कि हमें क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। ठीक है, जैसे रूल है आपके कॉलेज में कि सभी स्टूडेंट्स की 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, तो रूल है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको ये चीज़ क्या बताती है कि आपको क्या करना है? आपको 75% लेक्चर्स लगाने हैं और आपको बंक वगैरह या छुट्टियां कम मारनी है कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो रूल्स क्या है? ये वो डेफिनाइट प्लान्स है जो हमें बताते हैं हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। क्लियर हो गया? इट रेफर्स टू द प्लान दैट टेल अस व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट कम्स दी स्ट्रैटेजी, जो आज की वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं स्टूडेंट? स्ट्रैटेजी रेफर्स टू अ प्लान विच टेक्स इनटू, देखो स्ट्रैटेजी जो वर्ड है होता ये भी प्लान है, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने का तरीका ही बताता है, लेकिन स्ट्रैटेजी और आप कह लीजिए स्ट्रैटेजी ना हमेशा आउटर इन्वायरमेंट और इनर इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। हमेशा कॉम्पिटिटर के को ध्यान में रखकर ही हम स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं? सारा स्वॉट एनालिसिस करते हैं। स्वॉट एनालिसिस में क्या होता है? स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस, अपने अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स का एनालिसिस करके स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की जाती है। हमेशा ये देखा जाएगा कि हमारे को बाहर इन्वायरमेंट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बाहर क्या थ्रेट्स हैं और मेरी इंटरनली मेरी क्या कमियां हैं और मेरे क्या स्ट्रेंथ्स हैं। उसके बेसिस पर जब मैं एक आप कह लीजिए कि एक प्लान फॉर्मुलेट करती हूँ किसी पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने के लिए, दैट इज़ नोन एज स्ट्रैटेजी। जैसे आप देख लीजिए बॉर्डर वगैरह पे LOC पर क्या होता है, हमारी जो आर्मी है वो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करती है। स्ट्रैटेजी कैसे फॉर्मुलेट करती है? जो भी उसकी दुश्मन देश है वो क्या तरीके अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है, वो क्या तरीके अडॉप्ट कर रहा है उनको हार्म पहुंचाने के, वो सब की खुफिया जानकारी निकलवा कर उसके बेसिस पर क्या करती है और अपनी देखती है कि मेरे स्ट्रेंथ्स हैं, हमारे पास कितने आप कह लीजिए इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, हमारी कंट्री की क्या वीकनेसेस है। उसके बेसिस पर वो क्या करती है? स्ट्रैटेजी बनाती हैं कि किस तरह से दुश्मन के ऊपर जीत हासिल की जाए। तो ये क्या है? स्ट्रैटेजी है। उसी तरह से अगर मैं कंपनीज़ की बात करूं, जैसे कंपनीज़ को पता लगा कि जो कॉम्पिटिटर है वो कुछ हमारे खिलाफ चाल चल रहा है, तो उसकी चाल को नाकामयाब बनाने के लिए वो क्या करेगी कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कॉम्पिटिटर से उसको क्या थ्रेट है, उसकी अपनी क्या वीकनेसेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उसके अपने क्या स्ट्रेंथ्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो भी वो प्लान फॉर्मुलेट करेगी, दैट इज़ नोन एज स्ट्रैटेजी। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स यही हैं कि जो स्ट्रैटेजीज़ हैं इसको कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजर्स बनाते हैं। सेकंड इज़ फ्लेक्सिबल नेचर की होती है स्ट्रैटेजी, दैट मीन्स अगर जब भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है तो हम चेंजेस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हमेशा स्पेशल सर्कमस्टांसिस में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, एज सच नहीं। एज सच तो हमारे जो नॉर्मल प्लान्स पॉलिसीज़ चल रही हैं हम उनके थ्रू अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं, लेकिन जब स्पेशल सर्कमस्टांसिस आए, जब तुम्हें लगे कि हाँ भी कुछ कॉम्पिटिटर बड़ा करने जा रहा है लेकिन आपने
उसको उसका जो भी वो स्टेप उठाने जा रहा है आपने उसको क्या करना है, उस स्टेप को उससे भी बड़ा स्टेप आपने उठाना है ताकि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सको। दैट इज़ नोन एज स्ट्रैटेजी। तो इसीलिए बोला गया है कि ये हमेशा स्पेशल सर्कमस्टांसिस में ही इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। नेक्स्ट कम्स द स्ट्रेस ऑन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके अंदर हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की स्क्रूटिनी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली हम क्या करते हैं, अपना प्लान फॉर्मुलेट करते हैं, जिसकी वजह से जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको ऑप्टिमम मैनर में यूटिलाइजेशन हो जाता है और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इज नेसेसरी। एन इम्पॉर्टेंट थिंग about strategy is that it is not necessary to formulate a proper strategy only but involves its proper implementation too। अब ऐसा नहीं है कि मैंने स्ट्रैटेजी बना ली तो काम ख़त्म, हमने दुश्मन देश के ऊपर जीत हासिल कर ली या कॉम्पिटिटर के ऊपर जीत हासिल कर ली, लेकिन बनाकर उसको एक बैग में बंद करके नहीं रख देना, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। तभी हम अपने सेट रिजल्ट्स को क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये तो थी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रैटेजी की। नेक्स्ट कम्स फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज। आप स्ट्रैटेजीज़ को किस तरह से फॉर्मुलेट करते हैं, हम एक स्टेप्स फॉलो करते हैं स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के। सबसे पहले है हमें ऑब्जेक्टिव्स की नॉलेज होनी चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, मुझे कॉम्पिटिटर के ऊपर जीत हासिल करनी है। मैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्टडी करूँगी। दैट मीन्स मैं जो भी एक्सटर्नली अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है मार्केट के अंदर, प्लस कॉम्पिटिटर से मुझे क्या थ्रेट है उसको एनालिसिस करूँगी। इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टडी करूँगी। दैट मीन्स मेरी अपनी क्या स्ट्रेंथ है और मेरी अपनी क्या वीकनेसेस हैं उनको चेकआउट करूँगी। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। जब मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालिसिस कर लिया, ठीक है, एन एफर्ट इज़ मेड टू फाइंड आउट द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, जनरली स्वॉट एनालिसिस थ्रोस ऑफ मैनी ऑल्टरनेटिव्स। अब देखिए, जब मैंने स्ट्रैटेजी बनानी है तो मैं बड़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ आ जाएं। जब मैंने इन्वायरमेंट को स्टडी कर लिया ना, फिर क्या होगा, मेरे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे कि इस प्रॉब्लम को मैं इस तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ, मैं इस तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ जाते हैं। फिर आप सभी ऑल्टरनेटिव्स को क्या करते हो, अच्छे से स्टडी करते हो कि इसमें ये कमी है, इसमें ये, जो आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव लगता है उसको आप सिलेक्ट कर लेते हो, और जो वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव ही होता है वो ही आपकी क्या होती है, पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो आज स्टूडेंट एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या कवर अप किया है। हमने पढ़े थे सबसे पहले क्या पढ़े थे, पॉलिसीज़ पढ़ी थी, फिर प्रोसीजर्स पढ़े, ठीक है। प्रोसीजर्स के बाद क्या पढ़ा, रूल्स पढ़े, फिर स्ट्रैटेजीज़ पढ़ी, स्ट्रैटेजीज़ किस तरह से बनाई जाती हैं वो कवर अप करी। इसके साथ ही हमारे पास हमारे जो स्टैंडिंग प्लान्स थे वो क्या होते हैं, कवर होते हैं, ठीक है। जो रैपिडली यूज प्लान्स थे या जिनको स्टैंडिंग प्लान्स बोला गया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज़, स्ट्रैटेजीज़, रूल्स, ये सब हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब हमारे जो बचते हैं टॉपिक्स इस चैप्टर में वो बचता है स्पेशल और सिंगल यूज़ प्लान, जिसके अंदर हमारे पास प्रोग्राम्स आ जाते हैं, बजट्स आ जाते हैं, प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, स्केड्यूल्स आ जाते हैं, जो हम अपनी अपकमिंग वीडियो के अंदर कवर अप करके ये चैप्टर वाइंड अप कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आज के टॉपिक में या प्रीवियस किसी भी वीडियो के टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने क्वेरीज आप ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।